बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा भी स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर जो स्टार्ट किया हुआ था ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके 3 हिस्से हम कर चुके हैं। इसके 3 पार्ट्स जो है वो कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका 4th पार्ट जो स्टार्ट करेंगे ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पार्ट 4। अच्छा, इसमें लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में वो ये था कि स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन। तो उसी स्लाइड से जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अरेनियम आयन जो है ये लास्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जब इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा तो अटैक आर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे होगा, अरेनियम आयन बनेगा। और हर अटैक पे जो अरेनियम आयन जो है उसकी 3 पॉसिबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन सकती हैं। और अरेनियम आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किन पोजीशंस पे होगा और इसका अरेनियम आयन की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को वो कम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा वो इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इन्हांस करेगा। जो भी सब्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को ज़्यादा इंटेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को ज़्यादा बढ़ाएगा, वो इस अरेनियम आयन को डिस्टेबलाइज करेगा और उस प्रोडक्ट की, उस अटैक के प्रोडक्ट की जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होगा उसकी कंसंट्रेशन कम बनेगी। और जो भी सब्स्टिट्यूएंट आर्थो मेटा पैरा अटैक पे जहाँ पे भी है वो इस पॉजिटिव चार्ज को, जो इसकी मैग्नीट्यूड को स्टेबलाइज करेगा, कम करेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वो प्रोडक्ट ज़्यादा मकदार में बनेगा। ये हमने लास्ट स्लाइड्स में ये डिस्कस किया था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है जी, एज वी कैन, इसी स्लाइड्स में जो स्ट्रक्चर हैं उसको वो ये एक्सप्लेन कर रहा है। एज वी कैन सी ईच अरेनियम आयन हैज़ 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने देखा कि देखते हैं कि हर अटैक पे जो वो हर अरेनियम आयन की 3 स्ट्रक्चर जो है वो बनती हैं। बट द अरेनियम आयन रिजल्टिंग फ्रॉम द आर्थो एंड पैरा अटैक्स हैव 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ईच in which the positive charge is on the carbon atom that is directly connected to the subsequent group। वो कहते हैं जी कि हम आर्थो और पैरा अटैक में वो देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ये आर्थो अटैक में एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और पैरा अटैक में भी एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके साथ कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यानी आर्थो और पैरा अटैक पे पॉजिटिव चार्ज एक ऐसी पोजीशन पे है जो सब्स्टिट्यूएंट के बहुत करीब है वहाँ पे, लेकिन मेटा अटैक में ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस कार्बन पे नहीं आता जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो इस तरह आर्थो और पैरा अटैक पे जो है वो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और इस तरह वो कहता है जी कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन पे जो होगा उसका इफेक्ट देयरफॉर सब्स्टिट्यूएंट विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इज कनेक्टेड टू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वेयर एज द अरेनियम आयन अराइजिंग फ्रॉम द मेटा अटैक हैज नो सच स्ट्रक्चर। लेकिन जो अरेनियम आयन मेटा अटैक से बनता है उसके पास ये स्ट्रक्चर्स नहीं हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मेटा अटैक में नहीं है। देयरफॉर ए सब्स्टिट्यूएंट विद एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, अगर सब्स्टिट्यूएंट का फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है सच एज मिथाइल ग्रुप, मिसाल के तौर पर मिथाइल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट स्टेबलाइजेज ऑल 3 अरेनियम आयंस बाय डिस्पर्सिंग देयर पॉजिटिव चार्ज। तो वो तमाम तीनों अरेनियम आयन जो हैं उनको स्टेबलाइज करेगा, उसको पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भेज के पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करेगा। शुड स्टेबलाइज द अरेनियम आयन रिजल्टिंग फ्रॉम द आर्थो एंड पैरा अटैक्स मोर। लेकिन जो अरेनियम आयन आर्थो और पैरा अटैक पे हैं उनको वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है एक स्ट्रक्चर में उस सब्स्टिट्यूएंट के बहुत करीब है जहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। दैन रिजल्टिंग फ्रॉम द मेटा अटैक बिकॉज द इंडक्टिव इफेक्ट टेपर्स ऑफ रैपिडली। ज़्यादा दूर तक का इंडक्टिव इफेक्ट का वो कहते हैं इस तरह से नहीं होता, जितना करीब होगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट का असर जो वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और वो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, तो उसका इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा फेवरेबल होगा और वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। सब सब्स्टिट्यूएंट आर देयरफॉर नॉट ओनली एक्टिवेटिंग बट आल्सो आर्थो पैरा अटैकिंग। इस तरह
मिथाइल ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स या ना सिर्फ ऐसे सब्सटेंट्स आर्गोपैराडाइटिंग होंगे बल्कि एक्टिवेटिंग भी होंगे। ऑन दी अदर हैंड सब्सटेंट विद इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कंडक्ट इफेक्ट, इसी तरह अगर किसी सब्सटेंट का इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कंडक्ट इफेक्ट है सच एज नाइट्रो ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप है दैट डिस्टेबलाइजेस ऑल थ्री अरेनियम बाय इंटेंसिफाइंग देयर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह वो हर आर्गो मेटापैराडाइट में जो अरेनियम आयन को डिस्टेबलाइज करेगा उनके पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा इंटेंस करके और रिंग सेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के। शुड डिस्टेबलाइज द अरेनियम आयन ऑफ द आर्गन पैराडाइट मोर, लेकिन जो आर्गो पैराडाइट से अरेनियम आयन बनता है उनको वो ज़्यादा पावर ज़्यादा मैग्नीट्यूड से डिस्टेबलाइज करता है देन द अरेनियम आयन ऑफ द मेटाडाइट वाले अरेनियम आयन की निस्बत। सच सब्सटेंट्स आर नॉट ओनली डीएक्टिवेटिंग बट आल्सो मेटाडाइटिंग। इस तरह ये सब्सटेंट ना सिर्फ डीएक्टिवेटिंग है बल्कि मेटाडाइटिंग है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग सब्सटेंट का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आर्गो पैरा पे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे होगा जो सब्सटेंट के सबसे ज़्यादा करीब है, यानी उसी कार्बन पे सब्सटेंट है उसी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह उस स्ट्रक्चर पे सब्सटेंट का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होगा और अरेनियम आयन को वो स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज जो होगा वो आर्गो पैरा पे ज़्यादा होगा। When a substituent has an electron pair on the atom directly connected to the ring, अगर सब्सटेंट के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उस एटम पे जो कि डायरेक्टली रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, द अरेनियम आयंस arising from the argon पैराडाइट हैव एन एडिशनल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो वो उसमें कहते हैं जी कि अरेनियम आयन जो बनेगा उसमें फिर एक एडिशनल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो यानी 3 की जगह 4 बनेंगी और जितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। ये आपने रेजोनेंस रूल्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा होती जाएंगी तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगी। The arenine ion arising from the argon paratites have an additional resonance contributing structures in which the electron pair is contributed towards the ring and the positive charge is further delocalized over the ring as shown in case of phenol। जैसे मिसाल के तौर पे फिनॉल में ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हैं वो 4 बन गए हैं, एडिशनल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ये आर्थो अटैक में ये इजाफी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी ये वाली, और पैरा अटैक में भी ये इजाफी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह ये 4 अरेनियम आयन जो हैं वो उसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिससे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये होगा जब सब्सटेंट इलेक्ट्रोफाइल आर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पे अटैक पे ये स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होंगे। नो सच रेजोनेंस इंटरेक्शन इज पॉसिबल फॉर द अरेनियम आयन ऑफ द मेटा अटैक पे ये इंटरेक्शंस नहीं होंगी। द अरेनियम आयन ऑफ द आर्थो एंड पैरा अटैक्स आर देयरफॉर मोर स्टेबलाइज्ड देन दैट ऑफ द मेटा अटैक, not simply because of they have more resonance contributing structures than the arenine ion of the meta-tag। ना सिर्फ contributing structures ज़्यादा होने की वजह से meta-tag पे, but more because the additional contributing structures provide another bond between the oxygen atom and the carbon of the ring and are thus more important। तो जितने ना सिर्फ स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाएगी बल्कि कोवलेंट बॉन्ड्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी उन स्ट्रक्चर्स में। अगर कोवलेंट बॉन्ड की तादाद भी ज़्यादा हो तो रेजोनेंस प्रॉब्लम्स हैं तो वो स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा स्टेबल होती हैं। एंड दस मोर बॉन्ड दस द सब्सटेंट विद a lone pair of electrons in the atom connected to the ring are not only activating but also orthoparadirecting through their resonance effect। वो कहते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से वो जो सब्सटेंट्स जिनके पास एक ऐसा एटम है जो कि रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसके ऊपर लोन पेयर्स हैं तो वो ऑर्थोपैराडाइरेक्टिंग्स हैं रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अच्छा जी, इफ in a substance the atom directly connected to the ring has a full or partial positive charge। वो कहते हैं जी अगर एक सब्सटेंट है उसका अगर एक एटम है वो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है, वो एटम द सब्सटेंट हैज़ फुल और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर फुल या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उस एटम के ऊपर जो रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। सब्सटेंट का ऐसा एटम जैसे ये नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन है और रिंग के कार्बन से अटैच है और इस पर मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज है, कहते पार्शियल पॉजिटिव या फुल पॉजिटिव चार्ज हो। द सब्सटेंट विल डिस्टेबलाइजेस द अरेनियम आयन अराइजिंग फ्रॉम द आर्थो एंड पैरा अटैक्स। वो कहते हैं जी इस केस में ये सब्सटेंट जो है वो अरेनियम आयन जो बनेगा उसको डिस्टेबलाइज करेगा जो
अटैक आर्थो हो या पैरा अटैक पे इसको डिस्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि आर्थो और पैरा अटैक पे दो सिमिलर चार्ज जो है वो एडजेसेंट एटम्स पे आ जाते हैं। अगर सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पे आ जाएँ तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगी और वो स्ट्रक्चर रिकमेंडेड नहीं होंगी। The subsequent will destabilize the rhenium ion arising from the artho and para attacks because of the contributing structures. In each case will have the positive charge located on the adjacent atoms as shown in the case of nitrobenzene. उसमें कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट एटम्स के ऊपर आ जाने की वजह से वो स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होती और ये स्ट्रक्चर्स जो है वो लेस स्टेबल हो जाती हैं। अगर अटैक आर्थो पैरा पे होगा नाइट्रो केस में, उस केस में जिसमें ग्रुप के पास एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर अटैक आर्थो पे हो या पैरा पे हो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो उस केस में सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस एडजेसेंट एटम्स के ऊपर आ जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। सच स्ट्रक्चर्स बीइंग हाईली अनस्टेबल, ये स्ट्रक्चर फिर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाने की वजह से कंट्रीब्यूट लिटिल टुवर्ड्स द स्टेबलाइजेशन ऑफ द रीनियम आयन, तो वो रीनियम आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। विच आर वर्चुअली द हाइब्रिड्स ऑफ ओनली टू स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच। दिस टाइप ऑफ अनफेवरेबल इंट्रैक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द रीनियम आयन। ये मेटाटैग में ये वाली चीज़ जो है वो नहीं होती। जब नाइट्रो बेंजीन पे मेटाटैग करवाया जाए इलेक्ट्रोफाइल का तो ये वाली पॉजिटिव चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आते। Thus the rhenium ion resulting from the meta-attack on nitrobenzene is relatively more stable than the rhenium ion of the artho and para attacks. तो मेटा अटैक वाला रीनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा आर्थो और पैरा अटैक में इसको ना, बिकॉज ऑफ द मोर स्टेबलाइजेशन ऑफ द फॉर्मर बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द लेटर। जो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज होने की वजह से ऐसे होता है, लेकिन मेटा अटैक पे ये नहीं कि वो स्टेबल होता वो भी अनस्टेबल है, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेबल होता है, इसकी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। The नाइट्रो ग्रुप इज therefore not only deactivating but also meta attacking। तो इस तरह नाइट्रो ग्रुप जो है वो ना सिर्फ deactivating है but meta attacking। The halogens tend to destabilize the rhenium ion by intensifying the positive charge of the ring through their electron withdrawing inductive effect। halogens जो है वो रीनियम आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, बट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट बट डिस्टर्बिंग पॉजिटिव चार्ज बाय रिंग थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। और हेलोजेंस का जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि दोहरा बिहेवियर है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इनका इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इनका रेजोनेंस इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट से हेलोजन जो है वो रीनियम आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो रेजोनेंस इफेक्ट है उससे इसको स्टेबलाइज करते हैं। सिंस द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द हेलोजेंस इज स्ट्रॉन्गर देन द रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो वो रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द नेट रिजल्ट इज दैट हेलोजेंस डिस्टेबलाइजेस द रीनियम आयंस एंड दस डीएक्टिवेट दी एरोमेटिक लिंक। तो नेट रिजल्ट तो यही है कि हेलोजन डिस्टेबलाइज करते हैं अपने इंडक्टिव इफेक्ट से, और नेट इफेक्ट जो है एंड डीएक्टिवेट दी एरोमेटिक लिंक, और रीनियम आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे और रिंग को एरोमेटिक लिंक को डीएक्टिवेट करेंगे। ऑल्सो दी हेलोजन तो थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से स्टेबलाइज ऑल थ्री रीनियम आयंस, तमाम रीनियम आयंस को स्टेबलाइज करते हैं। बाई They stabilize the रीनियम ions arising from the artho para attack more than that the arising from the meta attack। वो कहते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं रीनियम आयन जो आर्थो पैरा अटैक से डेवलप होते हैं, उन रीनियम आयंस को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं मेटा अटैक के ऊपर, एज डज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमने पढ़ा है। The destabilization of the rhenium ion caused by the inductive effect of the halogens is somewhat compensated by the stabilization caused by their resonance effect for the artho and para attacks but not for the meta attack। आर्थो पैरा अटैक पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो उनके इंडक्टिव इफेक्ट को स्टेबलाइज कर देते हैं। Thus the rhenium ions of the artho and para attacks on the halobenzenes are more stable than the rhenium ion of the meta attack। Through even these rhenium ions are less stable than the rhenium ion formed in an electrophilic attack on benzene। Therefore halogens are artho para attracting तो deactivating। तो वो इस वजह से वो कह रहा है जी कि हेलोजन जो है वो आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग है। ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि हेलोजन जो है ये आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग है, गो के ये डीएक्टिवेटिंग है, इनका इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट रखने के बावजूद इनका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इनको आर्थो पैरा अट्रैक्टिव
बना देते हैं। Dear student, that is the end of the today's lecture.